मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज हम एक नए वंश के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में, यानी हिंदी में ये हो जाएगा खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जब भी हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है खिलजी रेवोल्यूशन, यानी उन्होंने बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी चीजें बदली अपने समय में। और दिल्ली सल्तनत की ये दूसरा वंश था, क्योंकि गुलाम वंश के बाद अगर आप देखेंगे तो खिलजी वंश ने यहाँ पे एक पूरा, हम ये कह सकते हैं कि रोल प्ले किया। और इसके संस्थापक कौन थे, किसने बनाया, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे ही गुलाम वंश की समाप्ति होती है, उनका पतन होता है, तो उसके बाद खिलजी लोग यहाँ पे अपना रूल करते हैं। और ये कहा जाता है कि इसको हम खिलजी क्रांति, ये खिलजी क्रांति क्या थी और क्यों हमें यूपीएससी में ये पूछा जाता है। अगर आप पिछले साल के कुछ प्रश्न देखेंगे, यूपीएससी में जो पूछा गया है वो काफी बार खिलजी क्रांति से पूछा गया है। क्या था ये वंश, क्यों बना ये वंश, कौन कौन थे। तो सबसे पहले इसके संस्थापक का नाम अगर आपको जानना होगा तो इनके संस्थापक जो थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जी हाँ, इन्होंने इस वंश की नींव रखी, संस्थापक बने, और उनके बाद उनके पुत्र अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इस वंश को आगे चलाया। अब देखिएगा कि इनका समय कार्यकाल रहा है, जो समय इन्होंने बिताया वो 1290 से लेके 1320 तक जो है ये पूरा समय इनके पास रहा। काफी साल तक इन्होंने रूल किया और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अपना यहाँ पे वंश को फैलाया। और क्या तब्दीलियां लाई वो भी पढ़ेंगे। तो एक्चुअली इसको हम खिलजी रेवोल्यूशन या खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि मैप में इन लोगों के पास कौन-कौन से एरियाज थे, कौन-कौन से स्थान जो इन्होंने एक्सपेंशन किया, कितने फैलाव किया इन्होंने अपने, और किस तरीके से इन्होंने एक राजतंत्र बनाया और आज इनको हम एक बहुत ही बड़े वंश के तौर पे जानते हैं। और दिल्ली सल्तनत की ये दूसरा वंश था, क्योंकि इससे पहले गुलाम वंश को का पतन के बाद खिलजी वंश जो है भारत में फैला। इनके प्रमुख जैसे कि राजनीति के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति और गुलाम वंश की राजनीति में बहुत बदलाव था, बहुत तब्दीलियां हमें देखने को मिली। इनके समय में काफी सारे राजनीति यानी कि अधिकार छीने भी गए, दिए भी गए, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अब याद रखिएगा कि जब आप मध्यकालीन की बात करते हैं तो खिलजी वंश के बारे में हमें सिर्फ दो ही लोगों के बारे में पढ़ना पड़ता है, एक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि इसके बाद जो खिलजी वंश आया वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। तो आप इन्हीं दो पे नजर रखेंगे, यही आपसे यूपीएससी भी पूछता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये वंश फैला और आखिर इस वंश की कितनी भूमिका रही है, खासकर भारत में। हमने इनके बारे में क्या देखते हैं, ये देखते हैं, ये हमारा खिलजी वंश जो भारत में फैला और किस तरीके से इन्होंने रूल किया, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप एरिया देख लें। देखिए, एरिया के तौर पे अगर मैं देख लूं तो ये काफी सारा एरिया इन्होंने जो है इंक्लूड। अब ये यहाँ पे गुलाम वंश के बारे में देखिए, भारत के काफी सारे क्षेत्रों में इन्होंने विस्तार किया। लेकिन अगर मैं खिलजी वंश को देखूं तो इन्होंने उनसे ज्यादा रूल किया है। काफी सारा एरिया भारत का जो है खिलजी वंश के पास था। लेकिन अगर मैं उसके बाद तुगलक को देखूं तो तुगलक ने भारत के सारे हिस्से जो है अपने वंश में कर लिए थे और वहां पे राजा भी बहुत ज्यादा थे। तो तुगलक जो है वो सबसे ज्यादा रहे, उन्होंने समय भी बहुत ज्यादा बिताया। अगर इसमें हम देखेंगे सैयद डायनेस्टी, वो बहुत कम रही, उन्होंने उतना विस्तार नहीं कर पाया। सो 1206 से लेके 1526 तक जो ये दिल्ली सल्तनत चली, और फिर उसके बाद आपको याद है कि मुगल का शासन यहाँ पे आ गया। पानीपत की जो लड़ाई भी हुई उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से ये रूल बदल जाता है।
तो अब ये देखना पड़ेगा कि 1290 को जब मुमलुक डायनेस्टी की समाप्ति हो जाती है, तो 1290 से लेके 1320 में खिलजी वंश जो है अपना यहाँ पे रूल अपनाता है। अब देखिएगा बहुत सारा एरिया इन्होंने कवर किया है, तो आखिर इस एरिया कवर करने के पीछे काफी सारा इनको मेहनत भी लगी होगी। उनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या-क्या किया। सबसे पहले आपको जो 2 चीजें मेन याद रखनी पड़ेंगी, वो ये है कि यहाँ पे नाम याद रखना पड़ेगा। ये है संस्थापक जिन्होंने 1290 से लेके 1296 एडी 94 तक जो है इसकी नींव रखी। उनका नाम कुछ और नहीं था, जलालुद्दीन फिरोज शाह था। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्री के लिए। और ये फाउंडर यानी कि संस्थापक थे खिलजी वंश के। तो खिलजी वंश को जिन्होंने जन्म दिया उनका नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन के बाद उनके पुत्र जो है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक इस वंश को चलाते हैं। और वो अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ के जाते हैं जिनका नाम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था और नसारुद्दीन खुसरो शाह। लेकिन इन्होंने उतना ज्यादा लंबा समय कार्यकाल नहीं रहा। तो हम इस वंश में सिर्फ 2 ही लोगों के बारे में बात करते हैं। एक आपको याद रखना पड़ेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और दूसरा याद रखना पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी। बस यही 2। सो इन 2 के बारे में हम पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने किस तरीके के रूल यहाँ पे अपनाए, कैसे किस तरीके से पूरा ये सब कुछ चलता था। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग खिलजी रेवोल्यूशन के बारे में बात करें। देखिए ये क्रांति आपको पढ़नी पड़ेगी तभी आप समझ पाएंगे। पहली बात तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये जो क्रांति हुई थी, ये रेवोल्यूशन जो हुआ, जो कि खिलजी लोगों ने किया। अब इस क्रांति को क्यों हम लोग इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इस क्रांति के कारण हम लोगों को काफी सारी जानकारी मिलती है कि इन्होंने इस क्रांति जो की बदलाव के लिए की, इसमें पूरा जितना भी राजनीतिक इन्होंने राजनीतिक बदलाव लाया पूरे जहां जहां पे ये रूल करते थे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि खिलजी की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के कारण इन्होंने राजतंत्र यानी कि जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल चेंज आई, राजनीति चेंज, तब्दीली जो लाई, बदलाव जो देखने को मिला, इन्होंने सबसे ज्यादा अगर हम बदलाव देखेंगे तो गवर्नमेंट में हमें देखने को मिला कि वहां का जो शासन था, प्रशासन जो था, उसको बदल दिया। और इन्होंने गवर्नमेंट का यानी कि शासन का मायने जो उसका मतलब था वो भी बदल दिया गया। जी हाँ, इसीलिए इसको खिलजी क्रांति कहा जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा जी, खिलजी क्रांति जो हुई ये इसलिए की गई थी कि वहां पे जो गुलाम वंश ने काफी सारी चीजें बनाई थी उनको बदलना था। जी हाँ, उनको बिल्कुल चेंज कर देना था। और ये इन्होंने कैसे किया? इन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां लाई, आप याद रखिए। तो सबसे पहली चीज आपको जो दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि खिलजी जो है उन्होंने यहाँ पे राजनीतिक बदलाव लाए थे, जिस राजनीतिक बदलाव के कारण वहां की जो प्रशासन थी वो बिल्कुल बदल के रह गई, क्योंकि गवर्नमेंट को वो बदलना चाहते थे। अगर हम बात करें जलालुद्दीन शाह फिरोज खिलजी, यानी कि इनका पूरा नाम अगर इस तरीके से भी अगर नहीं रहेगा आपको याद, तो आप जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम याद रखेंगे। ये यहाँ के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं खिलजी वंश के। और इन्होंने रिजल्ट ओवरथ्रो, इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने गुलाम वंश को यहां से निकाला और यहाँ पे खिलजी वंश को जो है जन्म मिल गया, यानी वंश में खिलजी वंश आ गया। अभी याद रखिएगा कि ये खिलजी रेवोल्यूशन किसने कहा है। देखें, हर कोई एक शब्द है ये। सर हम इनको सीधे क्यों नहीं पढ़ते खिलजी वंश, हम क्यों पढ़ते हैं इनको खिलजी क्रांति? सवाल है कि हम तो इनको पढ़ सकते थे, ठीक है सर, इन्होंने राजनीतिक बदलाव लाए, इन्होंने गवर्नमेंट को यानी कि वहां के शासन प्रशासन को बदला, लेकिन फिर तो हम इनको सीधे लिख सकते थे ना कि ये खिलजी वंश है और इन्होंने ऐसे ऐसे बदलाव लाए। लेकिन इनको क्रांति क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि इससे पहले ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। तो क्रांति के पीछे देने का उद्देश्य क्या रहा होगा सर? इन्होंने क्रांति को ही क्यों वर्ड यूज किया? व्हाई दे हैव यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ वर्ड रेवोल्यूशन? जी हाँ, ये शब्द जो है ये एक हिस्टोरियन ने इस्तेमाल किया था। ये इट डिस्क्राइब द खिलजी रेवोल्यूशन बाय डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी जी ने ये शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी गुलाम वंश का जो कंसेप्ट हमें मिलता है वो डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने दिया था। उन्होंने कहा था ये एक वंश नहीं है, ये एक तब्दीली थी और ये एक क्रांति थी। अब देखते हैं कि डॉक्टर
आरपी त्रिपाठी जो है, प्लीज ये नोट कर लेना, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कल पूछा जाएगा कि ये किसने दिया है, तो आप उस समय याद रखेंगे। आई होप कि आपको ये याद रहे। और इस तरीके से हम कहते हैं कि ये डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने इस शब्द का इस्तेमाल करके क्या दिखाने की कोशिश की है। तो उनके मुताबिक ये एक क्रांति थी, बदलाव था, राजनीति बदलाव था, समाजी भी बदलाव हुआ, क्योंकि गुलाम वंश के बाद इन्होंने काफी सारी चीजों को बदल दिया। इसलिए डॉक्टर साहब के मुताबिक ये एक क्रांति थी, ना कि हम इसको वंश के तौर पे भी देख लें। खिलजी जो थे वो प्रॉपरली कहा जाता है ये तुर्किश थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट हैड बिकम अफगानी करेक्टर, लेकिन उनका जो सोच और विचार था वो अफगानी था, और ओरिजिन जो था जहां से ये आए थे वो तो तुर्किश थे, लेकिन सोच विचार में ये पूरे अफगानी लगते थे। तो कल आपसे पूछा जा सकता है वो वंश जो तुर्किश था लेकिन सोच विचार में अफगानी था, उस वंश कौन सा था? चार दे देगा, खिलजी है, मुमलुक है, तुगलक है, या सही डायनेस्टी है। तो उस समय आप इसको प्री में कर पाए, आई होप। उसके बाद कहा जाता है कि अगर आप देखेंगे रिवर्टी होल्ड दिस व्यू, एक और जो है उन मतलब एक बहुत बड़े हम ये कह सकते हैं हिस्टोरियन के तौर पे, या जिन्होंने इनके बारे में पढ़ा है, रिवर्टी, उनके मुताबिक जो दिल्ली के द पीपल ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग दोज ओल्ड डेज, उस समय जो लोग इस वंश के अंडर रहते थे, कंसिडर्ड देम ऑफ अफगान स्टॉक, अपने आप को अफगान मानते थे। अब सोचिएगा, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि खिलजियों का तौर तरीका अफगानियों जैसा था, भले ही तुर्किश तो थे, लेकिन ये कहा जाता है द पीपल ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग दोज ओल्ड डेज कंसिडर्ड देम ऑफ अफगान, वो अपने आप को अफगानी समझते थे। कंटेम्परेरी अगर पुराना, अगर आप ये सारी बातें कर रहे हैं, अगर हम आज के तौर पे भी पढ़ रहे हैं, हिस्टोरियन एक है जिया बरानी, वो लिखते हैं खिलजी जो है केम ऑफ रेस फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम तुर्क, ये तुर्क नहीं थे, ये अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग बातें कहते हैं, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग के टाइम जिया बेरानी, ये भी हिस्टोरियन है, कंटेम्परेरी आज के तौर पे ये बताते हैं कि खिलजी लोग जो है वो तुर्क नहीं थे, तुर्की नहीं थे, तुर्क से नहीं थे, ये कुछ अलग वंश के थे। एंड विद दिस एक्सेशन ऑफ खिलजी द एम्पायर पास्ड ऑन द हैंड ऑफ तुर्क, और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे इनकी वंश के बाद जो है वो तुर्कों के पास जो है यहाँ की सल्तनत चली गई। तो अलग लोग अलग अलग कहते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये तुर्की भी थे, लेकिन बोलचाल में ये अफगानी टाइप के थे। दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फिरोज शाह, जलालुद्दीन फिरोज, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, और दूसरे आपके लिए अलाउद्दीन खिलजी। और याद रखिएगा, सवाल फिर घूम फिर के आएगा, आपको जो पूछा जाता है वो बार बार बोला जाता है खिलजी रेवोल्यूशन के बारे में बताइए, यानी कि खिलजी क्रांति के बारे में बताइए। अगर आप खिलजी क्रांति के बारे में नहीं जानते तो फिर अब आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि खिलजी क्रांति कुछ भी नहीं थी, राजनीति को बदलने के लिए जो चीजें तब्दीली की गई उसको खिलजी क्रांति कहा गया। और ये किस लिए किया गया था कि वहां पे लोगों को वो किसी तरीके से अपने वंश में कर लें। जी हाँ, आगे हम जब पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि खिलजी खिलजी रेवोल्यूशन जो हुआ, ये वंश जो है वो बहुत, सॉरी इसको चेंज कर लीजिएगा, खिलजी, प्लीज चेंज कर लीजिएगा इसको। खिलजी जो हमारे यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ है, या यहाँ जो क्रांति हुई है, वो बहुत ही अलग हुई। इसके क्या फायदे पड़े खिलजीज के, अगर हम बात कर लें, देखिए सबसे पहले तो आप देखिए एडवेंट, जब खिलजी यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारे बदलाव अपने साथ लेके आते हैं। यानी कि हमें बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इनकी रेवोल्यूशन की, क्रांति की बात की गई है, बहुत सारे बदलाव लेके आते हैं। रेडिकल चेंज इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, समाजी, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव यहाँ पे देखने को मिले, ये थी वो क्रांति। फिर से बता रहा हूँ, गुलाम वंश में ऐसे देखने को नहीं मिला, लेकिन खिलजी वंश यहाँ पे आया तो इन्होंने यहाँ के जितने भी राजनीति बदलाव थे, समाजी बदलाव, बहुत सारे बदलाव ये लेके आए। और अगर आप देखेंगे खिलजी वंश जो है, उन्होंने तीन जो सबसे बड़ी चेंज यहाँ पे लाए, तीन चेंज याद रखिएगा, तीन मेन चेंज जो वो लेके आए, क्या क्या लेके आए।
खिलजिस ने सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि यहाँ का जितना भी प्रशासन था उसको बदल दिया। नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, 3 चेंज आप देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट, यहाँ का जितना भी शासन प्रशासन था उसको बदला। गवर्निंग क्लास, जो यहाँ पे शासन कर रहे लोग थे, वो उनको बदलाया गया। यहाँ पे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, एम ऑफ द स्टेट की असल में हम लोग किस तरीके से, हमारा मकसद क्या होगा, क्यों हम लोगों के ऊपर, क्या हमें क्यों लोगों को अपने अंडर करना है। तो इस तरीके से इन्होंने काफी सारे बदलाव, काफी सारी जो चेंज हमें देखने को मिली वो हमें खिलजी रेवोल्यूशन से देखने को मिली। इसीलिए इसको खिलजी रेवोल्यूशन कहा गया है, यानी खिलजी की क्रांति का नाम दिया गया है। आगे हम पढ़ते हैं, अगर आप देखेंगे नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि 3 चीजें हमने देखने को पढ़नी है, तो तीनों हम देखते हैं। द एल्बर्ट हैड एस्टैब्लिश्ड तुर्किश स्टेट इन विच ऑल इंपॉर्टेंट ऑफिसर वेयर मैनेड एंड मोनोपोलाइज्ड बाय तुर्क अलोन। पहला एक अगर आप देखिएगा, अगर हम ये देखते हैं कि जो उनके यहाँ पे रूल करने वाले लोग थे वो ज्यादातर तुर्क के ही लोग थे, यानी कि ये अपने जो रूल करवाते थे और जो अपने गवर्नमेंट में कोई ऑफिसर इनके रहता था वो हमेशा तुर्किश ही हुआ करता था। ये पहली तब्दीली थी। इसका मतलब है इनको बाकी के लोगों पे भरोसा नहीं था, हमेशा अपने प्रशासन में या अपना जो इनका रूल होता था वो ज्यादातर ये कोशिश करते थे कि ज्यादातर लोग जो हैं वो हमारे ही खानदान के हों या वंश के हों, या बाकी के लोगों को नहीं लिया करता था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो जाती है कि तुर्किश लोगों को, तुर्किश जो स्टेट थी, एल्बर्ट हैड एस्टैब्लिश्ड तुर्किश स्टेट इन व्हिच ऑल इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स मैन इन मोनोपाइज्ड बाय तुर्क अलोन, कि हम जो है वो जो चीज हमें देखने को मिली कि तुर्क हमेशा अपने ही लोगों को वहां का राजा घोषित करते थे। दूसरी चीज, जब खिलजी पावर में आए, देखिएगा, अब देखिए यहाँ तुर्किश ये लिखा है कि तुर्किश, अगर आप तुर्क में जाएंगे तो वहां पे भी क्या होता था कि जो वहाँ के संस्थापक होते थे और जो वंश को बनाते थे, वहां वो लोग सिर्फ तुर्किश लोगों को ही जो है राज करने का मौका मिलता था। लेकिन जब खिलजी लोग केम टू पावर, नॉन तुर्किश एलिमेंट लाइक तजाकिस, अफगान, नॉन तुर्किश इमिग्रेंट्स, इंडियन मुस्लिम, हिंदू वेयर आल्सो ब्राउट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, यानी मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तुर्किश लोग, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये लोग तुर्की के ही हैं लेकिन इनका कैरेक्टर जो है वो अफगान का है, तो कहा जाता है अगर हम तुर्किश इनको मान लें तो फिर थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि तुर्किश में क्या होता था, एल्बर्ट्स बेरेट्स के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो हमें ये भी देखने को मिला है कि यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट मोनोपोलाइज हुआ करता था, तुर्क लोग सिर्फ अपने ही लोगों को रखते थे। लेकिन हमें खिलजी वंश में ये देखने को मिला, यहाँ तजाकिस, यहाँ अफगान लोगों को भी, यहाँ जो हिंदू थे उनको भी, जो मुसलमान थे उनको भी मौका मिला कि इन्होंने उनको अपने प्रशासन में लिया, यानी अपनी गवर्नमेंट में लिया। अगर हम दिस इंक्लूजन नॉन तुर्क इन द एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडर द सोशल बेस ऑफ द, और इसी से ये कह सकते हैं जो अभी अभी मैंने एक शब्द यूज किया था, यहाँ पे जो पॉइंट था, या द खिलजी वेयर प्रॉब्ली तुर्किश ऑरिजिन थे बट अफगानी कैरेक्टर था उनका। तो कुछ लोग मानते हैं, और इस पे हम ये कह सकते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जो थी उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, तुर्किश भी था, नॉन तुर्किश भी था, तजाकिस भी थे। तो अपनी एक गवर्नमेंट, अपनी प्रशासन में ये एक जैसे लोगों को नहीं रखते थे, अलग अलग। लेकिन अगर हम इनको तुर्किश मान लें तो तुर्किश लोग जो है वो कभी भी किसी और को अंडर अपने नहीं रखते थे, वो अपने ही लोगों को वहां पे रखते थे, जैसे अंग्रेज लोग। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला, इसीलिए इसको क्रांति कहा गया है। अगली चीज यानी कि नेचर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्निंग क्लासेस, कौन सी क्लास जो है यहाँ पे रूल। अगर हम बात करें गुलाम वंश की, स्लेव डायनेस्टी एस्टैब्लिश ए तुर्किश और क्लास स्टेट। आपने देखा होगा जो गुलाम वंश थे उन्होंने यहाँ पे अपने ही लोगों को जन्म दिया, बस बाकी और किसी को नहीं। बाय इंक्लूडिंग नॉन तुर्किश एलिमेंट इन द गवर्नमेंट द खिलजी चेंजेस स्टेट इनटू इंडियन मुस्लिम स्टेट, इंडो मुस्लिम स्टेट्स। याद करिएगा, गुलाम वंश में हमने कोई बाहर का आदमी काम करते हुए इनके नहीं देखा। लेकिन स्लेव डायनेस्टी एस्टैब्लिश तुर्किश क्लास, उन्होंने सिर्फ तुर्क लोगों को चुना था। लेकिन जब हम बात करते हैं खिलजी लोगों की, इन्होंने नॉन तुर्किश लोगों को भी लिया, यानी कि जो तुर्क के नहीं थे उनको भी लिया, हिंदुस्तानियों को भी लिया, मुसलमानों को भी लिया, हिंदू को भी लिया। तो हम ये कैसे सेक्युलर स्टेट बन गई, एक ऐसी स्टेट जो आज भी रन करती है। आपको पता है कि हम अगर कंटेम्परेरी में बात कर लूं
तो खिलजी जैसा रेवोल्यूशन आज भी चल रहा है। देखें, हमारे यहाँ पे हिंदू भी है, हमारे सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, सब कुछ रूल करते हैं। इट वॉज लेटर अकबर हु ट्रांसफर दिस स्टेट इनटू इंडियन स्टेट। फिर यही अकबर थे जिन्होंने इसको बाद में इंडियन स्टेट का नाम दिया, भारतीय स्टेट। लेकिन असल में खिलजी लोग थे जिन्होंने सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया था, बदल के रख दिया था कि खिलजी भी काम करेंगे, खिलजी के साथ और भी लोग जो है उनको भी मौका मिलेगा। तो ये बन गई थी दिस स्टेट इनटू इंडो मुस्लिम स्टेट, बाद में इसको इंडियन स्टेट नाम दे दिया गया। यहां तक ठीक लगा। उसके बाद इनका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव देखिएगा, प्रिंसिपल क्या होते थे, आइडल स्टेट कैसे बनाई थी। सबसे पहले एरा ऑफ एक्सपेंशन, ज्यादा विस्तार करना है, सेपरेट ऑफ सेक्युलरिज्म, सबको मौका देना है, हिंदू मुस्लिम सिख सब काम करेंगे। रूलर ऑफ रेवोल्यूशन, पूरा जितना हो गया, रूलर कौन कौन होंगे, रेवोल्यूशन क्रांति। इकोनॉमिक मेजर, कैसे हम बदलाव लाएंगे, कैसे यहाँ। तो मुझे ये लगता है कि खिलजी लोगों ने एक अच्छा वंश को जन्म दिया था, एक अच्छा रूल था। मुझे ऐसा अभी तक कोई ऐसा खराबपन नहीं लगा जो हमने गुलाम वंश में देखा कि वहां पे एक आ रहा है, दूसरा रूलर आ रहा है, तीसरा रूलर आ रहा है, लेकिन इनके यहाँ पे कुछ बदलाव देखने को मिले, इसलिए क्रांति है। सो कल यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, क्या आप मानते हैं कि खिलजी रेवोल्यूशन जो हुआ, जो उन्होंने बदलाव लाए, क्या आज की स्टेट को हम खिलजी वंश के साथ जोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि आज भी हम लोगों को ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। आगे हम पढ़ते हैं एरा ऑफ एक्सपेंशन। अब इस एक एक चीज को हम कंप्लीट पूरी तरीके से पढ़ते हैं। एरा ऑफ एक्सपेंशन कैसे हुआ, इन्होंने कैसे अपने आप को इतना फैला दिया। कहते हैं कि इनफैक्ट जब आप दिल्ली सल्तनत की बात करते हो, हैड स्टॉप इट आफ्टर द डेथ ऑफ अल्तमिश, अल्तमिश के बाद उतना सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर बालबन जब आते हैं, कल हमने पढ़ा था, उन्होंने बहुत सारे जो है स्टेप उठाए, और उन्होंने कंसोलिडेशन, द मंगोल प्रॉब्लम भी थी, उनको डर भी था कहीं बाहर के लोग उनके ऊपर अटैक ना करें। लेकिन जैसे ही खिलजी लोग आते हैं, ये एरा ऑफ with the acquisition of Khilji, an era of imperialism or expansion began the history of दिल्ली सल्तनत। तो हम ये कह सकते हैं विस्तार बढ़ने लगा, क्योंकि अभी मैंने आपको एक मैप दिखाया, देखिएगा मैप, देखिएगा आप, यहां पे आप देखें एक्सपेंशन हुआ है, बहुत बड़ा है, आगे तक लेके गए हैं ये लोग। इतना एरिया किसी ने कवर, हम अगर तुगलक को छोड़ के बताएं तो फिर मुगलक डायनेस्टी के पास भी इतना ज्यादा एरिया नहीं था जितना इन लोगों के। तो इन्होंने काफी सारा विस्तार किया है। अब विस्तार देखिएगा बहुत सारा बड़ा। इन ब्रीफ हम अगर देखेंगे 30 साल का, यानी कि 1290 से लेके 1320 तक 30 साल इन्होंने यहाँ पे अपना रूल किया। तो दिल्ली सल्तनत ने ऑलमोस्ट इंटायर इंडिया को अपने अंडर कर लिया था, जो अभी मैप देख रहे हैं। कॉन्केस्ट अब देखिएगा, पश्चिमी भारत देखें, साउथर्न इंडिया वाज ग्रेटर अचीवमेंट। अलाउद्दीन खिलजी जो है, उन्होंने एंड हिज कमांडर मालिक कफूर के साथ मिलके को काफी सारा एरिया जो है अपने अंडर कर लिया। लेकिन एक साथ साथ चीज ये थी कि भले ही ये लोग फैलाव तो कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में बाकी लोगों को भी मौका मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो अच्छा वर्ड हमें देखने को मिला, इसको कहा जाता है सेक्युलरिज्म। ये वो शब्द है जो आज भी कंटेम्परेरी इंडिया में हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, मैं आज भी, सेक्युलरिज्म वो स्टेट होती है जहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहें, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन क्रिश्चियन सारे लोग मिलकर रहें। तो यहाँ पे हमें ये किसने इंट्रोड्यूस किया? ये अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन के बाद आते हैं, ये दूसरे वंश थे उनके, यानी कि उनके पुत्र, उन्होंने यहाँ पे सेक्युलर कर दिया। यानी अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली बता पाऊं तो ये था कि ये वो समाज था। दो द स्टेट वाज सेक्युलर इवन बिफोर, ये हम यही कहना भी गलत होगा कि उनके पहले सेक्युलर नहीं थे। क्या उनके पहले लोग जो है मिलजुल के रहते थे? व्हाट इट डिड वाज द फोर्स टू उलेमा टू गिव अप पॉलिटिक्स। उलमान टू मतलब लाइक हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने राजनीति में उनको जो मौका दिया ना, वो बहुत बड़ी बात थी कि खुद भी रूल करेंगे, बाकी के लोगों को भी मौका देंगे। Alauddin, whatever he considered to be good for the administration of the state, whether permitted by Sharia or not, वो हमेशा वो काम करते थे जो समाज के लिए फायदा हो, जो सारे समाज के लिए अच्छा होगा, वही अलाउद्दीन खिलजी अपने यहाँ पे लेके आते थे। और इवन कभी कभी तो मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि वो मुस्लिम थे, तो शरिया कहते हैं, शरिया होता है यानी कि आप देखिएगा एक मुसलमानों के अंडर एक रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि कुरान जो कह रहा है और हदीस जो कह रहा है
उसके अकॉर्डिंग करना है। लेकिन कभी-कभी जब उनको लगता था कि ये चाहिए लोगों को, तो वो उस समय वो चीजें देखते भी नहीं थे और वो लोगों को दे देते थे। कहीं न कहीं अच्छा सफर रहा, इसीलिए इसको रेवोल्यूशन कहा गया, क्रांति कहा गया और बहुत अच्छे से लोग मिल-जुल के रहते थे। लेकिन ये कभी नहीं लिखिएगा कि उनके पहले लोग मिल-जुल के नहीं रहते थे। उनके पहले भी लोग जो है मिल-जुल के रहते थे, लेकिन उन्होंने जो राजनीति में बदलाव लाया, उसने कहीं न कहीं खिलजी वंश को बहुत आगे तक लेके गए और यही कारण है। फिर रूरल रेवोल्यूशन होने लगा। अगर हम प्रोफेसर मोहम्मद हबीब को अगर हम देखें कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, यानी उन हिस्टोरियन हैं, मोहम्मद हबीब कहते हैं, विद द कमिंग अप ऑफ द खिलजी, खिलजी के आने के बाद रूरल रेवोल्यूशन बिगन टू द हिस्ट्री, गाँव की क्रांतियाँ शुरू हो गई। अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन फिरोज के बाद अपने मतलब यहाँ पे वंश को संभालते हैं, उन्होंने उनके ऊपर बहुत सारे रूरल रेवोल्यूशन हुए हैं। देखिए रूरल होता है ग्रामीणी क्रांतियां शुरू हो गई उनके खिलाफ, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ इल्यूमिनेट यानी कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, इंटरमीडिएट, दैट इज खुत्तास। खुत्तास याद रखिएगा, यानी देखिएगा क्या हुआ करता था। ये हैं आपके खिलजी, यानी कि हम अलाउद्दीन को ले लेते हैं। बीच में आ जाते थे उस समय जमींदार बड़े-बड़े और यहाँ पे होते थे पीजेंट्स। तो ये लोग क्या करते थे ना, ये इन लोगों के ऊपर जो है जुल्म करते थे। तो इसने क्या काम कर दिया, इनको निकाल ही दिया। डायरेक्टली बात करेंगे तो अगर हम मुकदम वगैरह जो उस समय बड़े हुआ करते थे, मुकदम्स, या हम चौकीदार वगैरह ले लें, चौधराई उसके वे हेड हुआ करते थे गांव के। इन्होंने ड्रग कंटेक्ट विद द पीजेंट, इन्होंने बोला नहीं, मुझे बीच का बंदा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूं। और ऐसा करने के एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी एक ऐसा सिस्टम अपनाया था। याद करिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक नया सिस्टम लेके आती है जिसको हम महलवारी सिस्टम कहते हैं। जी हाँ, उन्होंने भी क्या कहा था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा पीजेंट से डायरेक्ट लगान वसूल करेगी, बीच का बंदा नहीं चाहिए। तो ये कुछ लोगों के लिए तो अच्छा हुआ था, लेकिन कुछ लोग जो है इस बदलाव के पीछे खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर बहुत सारा टकराव हुआ और उनको बहुत सारा सुनना भी पड़ा, लेकिन वो हटे नहीं, उन्होंने ये बदलाव, अभी मैं कह रहा हूँ ये क्रांति है। आप एक वंश के बारे नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंज देखने को मिली। उसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, यानी कि खिलजी समय लोग आर्थिक स्थिति में किस तरीके से थे। अगर हम देखेंगे तो अर्ली तुर्किश सुल्तान जो थे, वो ज्यादातर क्या करते थे, हमने पढ़ा अभी गुलाम वंश के बारे में, आप पढ़ लें या और भी, वो ज्यादातर बिजी होते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आक्रमण करना है। और वो आर्थिक स्थिति को ज्यादा उतना मैटर नहीं करते थे। उनके हिसाब से सिर्फ ये होता था कि आज यहाँ पे रूल कर रहे हैं, कल वहां पे रूल करेंगे और नेक्स्ट टाइम। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा नहीं था। इनफैक्ट वो पहला दिल्ली सल्तनत का ऐसा बंदा था, ऐसा वंश हमें देखने को मिला जिसने कहा कि मुझे यहाँ पे आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है और उसके लिए कृषि के लिए उन्होंने एग्रीगेरियन रिफॉर्म यानी काफी सारे कृषि बदलाव लाए। कल आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा वंश था या ऐसा कौन सा आदमी था जिसका नाम आपको लिख के देंगे, जिसने सबसे पहले यहाँ पे क्रांति लाई, बदलाव लाया, आर्थिक स्थिति को लेके, यानी कि यहाँ की कृषि यानी उत्पादन को लेके जो है बदलाव लाया। वो और कोई नहीं थे, वो अलाउद्दीन खिलजी थे। इन्होंने ही इंक्रीजेड द लैंड रेवेन्यू टू 50%, 50% लैंड रेवेन्यू इन्होंने बढ़ा दिया, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस्ड। ऑर्डर फॉर द एबलिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स, उसके बाद सर्टेन टैक्स लाइक हाउस टैग, इन्होंने देखिए ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से पूछा जाएगा। अब देखिएगा ये क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप यूपीएससी ये कह रहे हैं कि गुलाम वंश के बाद जो उन्होंने बदलाव लाए, उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये था कि इन्होंने ये कह दिया कि यार आपसे एबॉलिशन, एबॉलिशन मतलब खत्म कर दिया लैंड ग्रांट। और हाँ, ये वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ये लिख लीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं हम, यानी कानूनी तौर पे, जो उस समय कानूनी तौर पे जो है इनको क्या कह दिया गया, कानूनी तौर पर, कानूनी तौर पर की मांग करना और जमा करना, यानी उस समय कानूनी तौर पे जो माल जमा किया जाता था वो सारा खत्म कर दिया, इसने फ्री कर दिया लोगों को।
हम ये कह सकते हैं कि इसने आर्थिक चीज में इतना बदलाव लिया। टैक्स जैसे कि घर के ऊपर टैक्स लेता था, घारी टैक्स हो गया, जो घास खाने के लिए जो माल मवेशी खाते थे उसको हटा दिया, ऑन सम मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल जो दूध वगैरह देते थे उनके ऊपर इन्होंने सारा टैक्स खत्म कर दिया और लोगों को बोला किसी तरीके से तुम अपना खाना पीना अच्छे से करो। तो कर जो लगाया जाता था वो हटाने के बाद लोग बड़े खुश थे। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि उनकी इस बदलाव से क्या चीज हो सकती थी, क्या लोग उनसे खुश थे? देखिए, अब जब आप इतना सारा कुछ कर रहे हैं, इतना बदलाव लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको लगेगा जो इतने सारा कुछ कोई दे रहा है आपको, तो फिर डेफिनेटली आप खुश तो होंगे। अब यहां पे ही ऑल्सो लिविट सर्टन इस्लामिक टैक्स सच एज, उन्होंने क्या कौन कौन से टैक्स लाए? जजिया, जक़ात एंड खुम्स। अब याद रखिएगा, यहाँ पे कानूनी तौर पर जो उन्होंने, कानूनी तौर ये होता है कि एक होता है कि खुद से बना देना, एक होता है कानूनी तौर पे उन्होंने किन किन जो है कानूनी तौर पर जो धन जमा करना है, लेविट द सर्टेन इस्लामिक टैक्स, ये इस्लामिक तौर पे थे। अब याद रखिएगा, जजिया, जक़ात और खुम्मस, तीन इन्होंने ऐसे टैक्स लगा दिए, बाकी हटा दिए, ये तीन लगा दिए और कहा कि ये टैक्स आपको देने पड़ेंगे। हजरत ये टैक्स हम देख लेंगे क्या क्या है। इन्होंने he also introduced a market control policy, market control policy, important and bold economic reform, बहुत बड़ा तब्दील। यानी कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, क्या बिक रहा है, कितना बिक रहा है, पूरा नजर उनके ऊपर। देखिए, ये सिर्फ लड़ाई नहीं कर रहा है, वंश को बढ़ा नहीं रहा है, साथ साथ में अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत सारी तब्दीलियां भी लेके आ रहा है और साथ में मिलिट्री फ्रेंड भी है। यार भाई, इसको पता है कि मंगोल कभी ना कभी उनके ऊपर आक्रमण करेंगे, तो अपनी मिलिट्री को भी बहुत ज्यादा टैक्टिक्स वगैरह कंट्रोल करना। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ऑर्डर दिया प्रोहिबिशन ऑफ वाइन, कोई शराब नहीं पिएगा। स्पेशल अरेंजमेंट किए गए, वेयर मेड टू कीप एन आई ऑन द सोशल गैदरिंग ऑन द नोबल्स, ये बड़े बड़े लोग जो उनको उनके ऊपर अरेंजमेंट करना, उनके ऊपर नजर रखना। अच्छा, इट इज एन अकाउंट सिग्निफिकेंट चेंज इन्होंने लाया, राइज ऑफ खिलजी आल्सो कंसीडर्ड रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। बहुत ज्यादा जो तब्दीलियां लेके आए उसको हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। और फिर यही कहते थे, टर्म रेवोल्यूशन वाज पहली बार इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी थे कि ये तब्दीलियां जो आई इसने खिलजी को बहुत ज्यादा आगे तक लेके गई। और यही वजह है सर कि खिलजी ने काफी ज्यादा, तुगलों के बाद अगर नंबर दिया जाए तो इन्हीं का था, जो इन्होंने तो आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे काफी बदलाव देखने को मिले और इसीलिए इनको जाना जाता है। उसके बाद सर अगर हम देखें तो इन्होंने कृषि को लेके एग्रीगेरियन जो रिफॉर्म लाए ना, वो भी बहुत बड़े थे। अब अगर हम एग्रीगेरियन की बात करते हैं, एग्रीगेरियन जब हम पढ़ते हैं तो आज भी हमें याद रखना चाहिए कि आज भी हुकूमत जो है वो बड़ी बड़ी अलग कोशिशें कर रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है एग्रीकल्चर करें, कृषि वगैरह करें और किसी तरीके से जो है यहाँ पे कृषि में बदलाव, यहाँ पे जो है इन्होंने राजनीति तौर बदलाव लेके आए, यहाँ पे कृषि बदलाव जो देखने को मिले। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने कृषि को लेके बहुत ज्यादा कदम उठाए। अर्लियर सुल्तान आप कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, जलालुद्दीन खिलजी हो गए, इन्हीं के पिता हो गए, उनको इन पास इतना वक्त ही नहीं था और उन्होंने ज्यादातर आर्थिक चीजों के ऊपर कोई काम किया ही नहीं। सो बरानी was certainly interested in economic and any but मिनहाज make no reference, कुछ चंद थे मिनहाज थे लेकिन जिया बिरानी यानी कि इनके पास में उतना नाम नहीं है। देयर इज नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज्यादा तब्दीलियां लाई और उसके बाद क्लासे बट दे वर इन कॉन्सेंस विद दिस पीरियड ऑफ टाइम इन एडमिनिस्ट्रेशन, साथ साथ में कृषि में भी बदलाव लाया, साथ साथ में अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन थी यहाँ के प्रशासन वगैरह उसमें भी तब्दीली लेके आए। रीजन देखिएगा, इसी वजह से सुल्तान टेक ए ड्रास्टिक स्टेप टू इंक्रीज सोर्स ऑफ इनकम। लोगों के घर कैसे चलेंगे, लोग क्या खाएंगे, किस तरीके से रहेंगे, क्वाइट ऑब्वियस है। सो Teji reads in Mongol internal rebellion disorder stressed the need of internal reform in the civil and civil aspirations। आपको याद होगा कि मंगोल जब यहाँ पे आएंगे
देखिए, ये बदलाव इसलिए भी हो सकते हैं कि शायद उनको डर था कि कोई लोग उनके ऊपर अटैक करेंगे, और एक रेड हुई थी मंगोल की, इंटरनल रेबेलियंस, जो इनको आपस में जो लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, उसको बचाने के लिए भी ये क्रांति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। सर, एक बात माननी पड़ेगी कि खिलजी से बनाए गए काफ़ी सारे बदलाव, सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव मुझे जो देखने को मिला, कृषि में हो या राजनीति तौर पे हो, लेकिन जो सेक्युलरिज्म का कांसेप्ट ये दे के गए, यानी कि हम सेक्युलरिज्म को क्या लिख सकते हैं? धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता, ये देखने को मिला। फिर सर कृषि में देखने को मिला कि किस तरीके से बदलाव, सर राजनीति तौर पे देखने को मिला। तो यहाँ पे एक काफ़ी सारा बदलाव, तो इसको क्यों क्रांति ना कहा जाए सर? तो ये तो एक क्रांति ही थी जो इसने काफ़ी सारा बदलाव लाया। जी हाँ, ये था खिलजी डायनेस्टी, जिन्होंने इतने सारे बदलाव लाए। कल हम इनके लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ेंगे, लैंड रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे, और टैक्सेस अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे लगाए और किस तरीके से यहाँ पे, तो एक बहुत ही बड़ा सेशन है, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। बाय बाय।